हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी-टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। साथियों, इस वीडियो में हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर महोदय का देखेंगे, आईपी पावलो महोदय का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत देखेंगे और लेव वाइगोत्स्की महोदय का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देखेंगे और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय का देखेंगे और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहर वर्ग महोदय का देखेंगे। साथियों, इन हर एक टॉपिक से आपको परीक्षा में एक एक या दो दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यानी साथियों, यह वीडियो आपके लिए कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पहला सिद्धांत है वीएफ स्किनर महोदय का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वीएफ स्किनर महोदय ने किया। साथियों, इनका जो जन्म दिवस था, यानी इनका जो जन्म हुआ था वह 20 मार्च 1904 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1990 को हुई थी। साथियों, ये निवासी कहाँ के थे? तो ये यूएसए अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1938 में किया। साथियों, इन्होंने प्रयोग किस किस पर किया? साथियों, इन्होंने सबसे पहले प्रयोग 1938 में चूहे पर किया। उसके बाद साथियों 1943 में इन्होंने कबूतर पर भी प्रयोग किया। साथियों, प्रयोग से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से चूहे पर प्रयोग किसने किया। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। साथियों, आगे देखते हैं। साथियों, इनके सिद्धांत के कुछ उपनाम है। साथियों, आरएस सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। साथियों, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इस नाम से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। और साथियों, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इस नाम से भी क्वेश्चन काफी सारे बन जाते हैं। और कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। साथियों, ये एक महत्वपूर्ण लाइन है। साथियों, इनका जो सिद्धांत था, स्किनर महोदय का जो सिद्धांत था, यह थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है उस पर आधारित था। साथियों, थॉर्नडाइक ने सीखने के जो प्राथमिक नियम दिए हैं वह 3 दिए हैं। उनमें से एक है साथियों प्रभाव का नियम। इस प्रभाव के नियम पर ही यह सिद्धांत क्या था? आधारित था। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्किनर ने साथियों अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि प्राणी सीखते समय 2 प्रकार का व्यवहार करता है। क्या बताया साथियों इन्होंने? कि जो प्राणी है, व्यक्ति है, मनुष्य है, जो भी है साथियों, वह सीखते समय 2 प्रकार का व्यवहार करता है। पहला साथियों उद्दीपन प्रसूत व्यवहार, दूसरा साथियों क्रिया प्रसूत व्यवहार। अब देखते हैं साथियों उद्दीपन प्रसूत व्यवहार किसे कहा जाएगा। साथियों, उद्दीपन प्रसूत व्यवहार में क्रिया का संबंध उद्दीपन से होता है। किसका साथियों? क्रिया का जो संबंध है वह किससे होता है? उद्दीपन से होता है। अर्थात जिसमें अनुक्रियाएं ज्ञात उत्तेजकों के कारण होती हैं उसे क्या होता है? उद्दीपन प्रसूत व्यवहार कहा जाता है। आप इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए साथियों एक उद्दीपन के रूप में आप किसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए साथियों आपने क्या देखा? रसगुल्ला देख लिया। क्या साथियों? रसगुल्ला देख लिया टेबल पे, तो आपको उद्दीपन दिख गया, तो उसको देखते ही आपके मुंह से लार टपकने लगी। क्या साथियों? लार टपकने लगी। तो यह कहलाया उद्दीपन प्रसूत व्यवहार। जैसे साथियों उदाहरण के लिए आप इस प्रकार समझिए कि पावलो के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में घंटी की ध्वनि या भोजन उद्दीपक का कार्य करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने रसगुल्ले का एग्जाम्पल दिया, तो रसगुल्ला साथियों उद्दीपन का कार्य कर रहा है, क्योंकि रसगुल्ले को देखते ही आपके मुंह से लार टपकने लगती है। तो यह होता है साथियों उद्दीपन प्रसूत व्यवहार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं साथियों क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार का संबंध किसी ज्ञात उद्दीपक से ना होकर उत्तेजना से होता है। किसे साथियों? उत्तेजना से होता है। साथियों, वीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन करने के लिए चूहा तथा कबूतर पर अनेकों प्रयोग किए। यानी साथियों केवल एक बार के प्रयोग में इनको सफलता नहीं मिली, बल्कि इन्होंने चूहे पर और कबूतर पर कई बार प्रयोग किया। क्या साथियों? कई बार इन्होंने प्रयोग किया, जिसमें चूहा पर किया गया प्रयोग मुख्य प्रयोग माना जाता है। कौन सा प्रयोग साथियों? चूहे पर जो इन्होंने प्रयोग किया था वह मुख्य प्रयोग माना जाता है। इसके लिए साथियों इन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया? तो इसके लिए उन्होंने एक बक्से नुमा यंत्र का निर्माण किया। किसका साथियों? बक्से नुमा यंत्र का निर्माण किया, जिसको साथियों स्किनर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए स्किनर महोदय ने जिस बक्से नुमा यंत्र का निर्माण किया उसका नाम क्या था? साथियों उसको स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। स्किनर ने
एक चूहे को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। प्रारंभ में चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा तथा उछल कूद करता रहा। अभी साथियों हम आपको स्किनर बॉक्स जरूर दिखाएंगे आगे वीडियो में। इन्हीं गतिविधियों में बॉक्स का लीवर दब गया तथा घंटी की आवाज के उपरांत भोजन की तस्तरी में भोजन का टुकड़ा आ गया। चूहा भोजन को देखकर उसे खा लेता है। इस प्रकार के कुछ प्रयासों के बाद चूहा लीवर दबाकर तरी में भोजन गिराना सीख जाता है। साथियों यह है स्किनर बॉक्स। चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद किया गया है। साथियों एक भूखा चूहा है। कैसा चूहा है साथियों? भूखा चूहा है। तो यह साथियों उछल कूद करने लगता है। अचानक से इसका क्या हाथ है वह साथियों इस लीवर पर पड़ जाता है। क्या होता है? इस लीवर पर पड़ जाता है, जिससे साथियों क्या होता है, इस स्पीकर से घंटी की आवाज आती है और लाइटें जलती हैं और खाना जो है इस तस्तरी में आकर गिर जाता है और चूहा खा लेता है। फिर साथियों धीरे धीरे चूहा सीख जाता है कि इस लीवर को मैं दबाऊंगा तो भोजन आएगा और मैं खा लूंगा। आपने स्किनर बॉक्स देख लिया होगा। आइए आगे देखते हैं। साथियों सिद्धांत की इनके प्रमुख कुछ बातें थी जो साथियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। स्किनर का मत है कि इस प्रकार अनुक्रिया को पुनर्बलित या बल प्रदान करना पुनर्बलित कर दिया जाए तो वे बलित हो जाती हैं और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती हैं। क्या साथियों इनका मानना था कि स्किनर का यह मानना था कि इस प्रकार की अनुक्रियाओं को पुनर्बलित कर दिया जाए तो वे बलित हो जाती हैं और व्यवहार में क्या हो जाती हैं? स्थायी परिवर्तन के रूप में हो जाती हैं। आगे देखते हैं साथियों। स्किनर का मत है कि अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी अनुक्रिया हो जाती है। क्या साथियों? स्किनर महोदय का यह मानना था कि अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी अनुक्रिया हो जाती है। इसलिए साथियों स्किनर के बारे में कहा गया कि इन्होंने परंपरागत थ्योरी जो यस आर थ्योरी है को आर एस में परिवर्तित कर दिया। साथियों ध्यान दीजिएगा, आर एस में परिवर्तित कर दिया। आगे देखते हैं साथियों। स्किनर ने साथियों दो प्रकार के पुनर्वलनों के बारे में भी अपने इस प्रयोग में बताया। पहला क्या था साथियों? सकारात्मक पुनर्वलन और दूसरा है साथियों नकारात्मक पुनर्बलन। साथियों जो पुरस्कार, सम्मान व प्रशंसा है इनको इन्होंने सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत रखा। यानी साथियों जब साथियों बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है, मान लीजिए कक्षा में वह अच्छे नंबर लेके आता है, इस प्रकार से आप इसको समझिए, तो आप उसको पुरस्कार देंगे, सम्मान देंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे, तो यह साथियों सकारात्मक पुनर्बलन होगा और बच्चा दोबारा से कोशिश करेगा अच्छे नंबरों को लाने की। साथियों नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो साथियों नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है दंड, डांटना या भय। मान लीजिए साथियों बच्चे ने कोई गलती कर दी तो आप बच्चे को क्या करते हैं? दंड देते हैं या यूं कहें कि डांटते हैं, जिससे बच्चे को यह पता चलता है कि यह मैंने गलत किया है। यानी उसके अंदर नकारात्मक पुनर्बलन उत्पन्न होता है और उस कार्य को वह दोबारा नहीं करता। साथियों इस सिद्धांत के कुछ शैक्षिक महत्व भी हैं। अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जा सकता है। यानी साथियों जैसे कोई बच्चा है वह क्लास में बहुत क्या करता है, बहुत अन्य बच्चों को क्या करता है, परेशान करता है, तो आप बच्चे को नकारात्मक पुनर्बलन देकर उसके जो अवांछित व्यवहार है यानी बच्चों को परेशान करने का जो तरीका है, व्यवहार है, उसको आप कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अध्यापक छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन और अपनी सहमति से पुनर्वलित कर देंगे। क्या साथियों? अध्यापक छात्रों में वांछित व्यवहार को यानी जो अच्छा व्यवहार है उसकी प्रशंसा करके उसके प्रति पुरस्कार देकर या प्रोत्साहन देकर उसको साथियों बलित कर देंगे, जिससे विद्यार्थी ऐसे व्यवहार को बार बार करना चाहेगा। यानी मैंने अभी साथियों आपको पीछे एग्जाम्पल दिया कि यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में अच्छे नंबर लेकर आता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, तो इससे वह बार बार कोशिश करेगा कि उसके अच्छे नंबर आए। साथियों तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, शैक्षिक महत्व है, विद्यार्थियों को तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए, ऐसा स्किनर महोदय ने बताया। शिक्षार्थियों का परिणाम शीघ्रातिशीघ्र घोषित करना चाहिए। यानी साथियों परीक्षा के बाद जो शिक्षार्थियों का रिजल्ट है उसे शीघ्रातिशीघ्र घोषित करना चाहिए, ऐसा भी स्किनर महोदय ने कहा था। साथियों स्किनर महोदय का सिद्धांत खत्म होता है। अब साथियों हम देखते हैं आईपी पावलोव महोदय का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत।
साथियों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोला जाता है। इसका प्रतिपादन किसने किया? आईपी पावलोव महोदय ने किया। इनका जन्म साथियों 1849 में हुआ और इनकी मृत्यु साथियों 1936 में हुई। ये साथियों निवासी कहाँ के थे? रूस के निवासी थे। इन्होंने साथियों 1904 में सिद्धांत का प्रतिपादन किया और 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। साथियों इस पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए आईपी पावलोव महोदय को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो साथियों इनको नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? इनको 1904 में प्रदान किया गया। साथियों सिद्धांत के कुछ उपनाम है। इसको साथियों शरीर शास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या साथियों? शरीर शास्त्र का सिद्धांत भी कहा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है और साथियों इसको क्लासिकल अनुबंधन या क्लासिकल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको साथियों अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत या संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। साथियों अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है और अस्वाभाविक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। आइए देखते हैं, पावलोव को अनुबंधन का जनक भी माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसको अनुबंधन का जनक माना जाता है? तो आईपी पावलोव महोदय को अनुबंधन का जनक माना जाता है। इन्होंने बताया कि उद्दीपक यानी जो लक्ष्य है और अनुक्रिया के मध्य जो अनुबंधन या संबंध होता है वह अधिगम कहलाता है। क्या बताया साथियों? इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। इन्होंने बताया कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो अनुबंधन या संबंध होता है वह अधिगम कहलाता है। अनुबंधन का मतलब क्या होता है साथियों? संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है। साथियों प्रयोग इन्होंने किस पर किया? तो इन्होंने प्रयोग कुत्ते पर किया। इन्होंने किस प्रकार से प्रयोग किया? आप चित्र में देख सकते हैं। इन्होंने एक भूखे कुत्ते को क्या किया? बांध दिया और उसके सामने एक कटोरा रखा। फिर साथियों इन्होंने प्रयोग किया। किस प्रकार से प्रयोग किया? आइए देखते हैं। इस प्रयोग को साथियों पावलोव ने 3 चरणों में कंप्लीट किया। साथियों पहला चरण क्या कहता है? प्रथम चरण में यह चरण साथियों अनुकूलन के पूर्व का चरण है। कैसा चरण है साथियों? अनुकूलन के पूर्व का चरण है। इस चरण में पावलोव ने अपने भूखे कुत्ते को एक मेज पर बांध दिया और उसके सामने भोजन को रखा, जिसके बाद कुत्ते के मुख से लार निकलने लगी, जिसको पावलोव ने एक बर्तन में क्या किया? इकट्ठा कर लिया। पहले चरण में पावलोव ने क्या किया? अपने भूखे कुत्ते को मेज से बांधा और उसके सामने भोजन को रखा, जिसके बाद कुत्ते के मुख से लार निकली, जिसको उन्होंने क्या किया? एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। साथियों भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है, जिसको साथियों यूसीएस भी कहा जाता है। स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है साथियों? लार निकलती है। जिस प्रकार साथियों मान लीजिए आपके सामने रसगुल्ला, आप भूखे हुए हैं, आपके सामने साथियों रसगुल्ला रख दिया जाए तो आपके मुंह से लार निकलती है, यानी स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या हुआ? स्वाभाविक आपकी प्रतिक्रिया भी हुई। साथियों यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। यूसीआर क्या होता है साथियों? शुद्ध स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार। इस चीज को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथियों दूसरे चरण में क्या हुआ? यह चरण अनुकूलन के दौरान का चरण है। कैसे साथियों? अनुकूलन के दौरान का चरण है। इस चरण में पावलोव ने भोजन के साथ घंटी की आवाज को कुत्ते के सामने रखा, जिसको देखकर कुत्ते के मुख से पुनः लार निकलने लगी। क्या हुआ साथियों? पुनः लार निकलने लगी, जिसकी मात्रा प्रथम चरण के लार के बराबर थी। इस चरण में क्या हुआ साथियों? इस चरण में पावलोव ने भोजन के साथ घंटी की आवाज को कुत्ते के सामने रखा। क्या किया साथियों? भोजन रखा और साथ में एक घंटी की आवाज भी रखी, जिसको देखकर कुत्ते के मुख से क्या हो साथियों? पुनः लार निकलने लगी, जिसकी मात्रा प्रथम चरण में निकली हुई लार के बराबर थी। साथियों भोजन प्लस घंटी की आवाज, इसमें क्या है साथियों? स्वाभाविक उद्दीपन कौन सा है? वह है साथियों भोजन, और साथ में कृत्रिम उद्दीपन कौन सा है? घंटी की आवाज है। यानी साथियों कुत्ते के सामने भोजन रखा गया और प्लस घंटी की आवाज, तो क्या हुआ साथियों? कुत्ते ने यह समझा कि घंटी की आवाज और भोजन साथ में आया, जिसके बाद उसकी साथियों क्या हुई? लार निकली। इसको साथियों सीएस, इसमें साथियों सीएस क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस यानी अस्वाभाविक उद्दीपक, जिसको साथियों क्या बोला गया? घंटी की आवाज बोला गया। साथियों यहां पर मिस टाइपिंग है, सीएस होगा। आगे देखते हैं साथियों तीसरे चरण में क्या हुआ? यह अनुकूलन के बाद का चरण है। कैसा चरण है साथियों? यह अनुकूलन के बाद का चरण है। इस चरण में क्या हुआ? पावलोव ने कुत्ते के सामने केवल घंटी की आवाज को रखा। क्या किया? केवल घंटी की आवाज को रखा, जिसको सुनकर कुत्ते के मुख से लार निकलने लगी, जिसकी मात्रा भी प्रथम तथा दूसरे चरण के समान थी। क्या
हुआ लास्ट चरण में, अंतिम चरण में क्या हुआ, जिसको अनुकूलन के बाद का चरण बोला जाता है। इस चरण में पावलोव ने क्या किया, कुत्ते के सामने भोजन को नहीं रखा, केवल घंटी की आवाज को रखा, जिसको सुनकर कुत्ते के मुख से लार निकलने लगी, जिसकी मात्रा क्या थी साथियों, प्रथम तथा दूसरे चरण के समान ही थी। यानी साथियों घंटी का आवाज क्या हुआ, एक कृत्रिम उद्दीपन हुआ, और लार निकलना यानी अनुकूलित प्रतिक्रिया क्या हुई, एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी लार निकलना। सीआर क्या होता है साथियों, अनुबंधित या अनुकूलित अनुक्रिया को सीआर भी कहा जाता है, यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स कहा जाता है। साथियों जो पावलोव महोदय थे वह सिद्ध करना चाहते थे कि अस्वाभाविक उद्दीपक द्वारा स्वाभाविक या अनुबंधित अनुक्रिया को निकालना क्या था, पावलोव का सिद्ध करने का मकसद था। शैक्षिक महत्व क्या है इनके सिद्धांत का साथियों, भय निवारण में यह सहायक है, सामाजिकरण में सहायक है, अनुशासन विकसित करने में सहायक है, गणित शिक्षण में सहायक है साथियों, अभिवृद्धि विकास में सहायक है, स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक है। इसका शैक्षिक महत्व एक बार और देख लेते हैं। भय निवारण में सहायक, सामाजिकरण में सहायक है, अनुशासन विकसित करने में सहायक है, गणित शिक्षण में सहायक है, अभिवृत्ति विकास में सहायक है, स्वभाव व आदत के निर्माण में भी सहायक है। साथियों अब देखते हैं लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत क्या साथियों, वाइगोत्स्की महोदय का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसको साथियों सोशल कल्चर थ्योरी भी बोला जाता है। वाइगोत्स्की महोदय साथियों यह रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे साथियों, यह रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस चीज का प्रतिपादन किया, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के साथ बालक का विकास होता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि जो बालक होता है वह अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी जो बालक का जो विकास होता है वह सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये अपने सिद्धांत में बताना चाहते थे, इन्होंने अपने सिद्धांत में यह बात बताई। आगे देखते हैं साथियों, वाइगोत्स्की की साथियों कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनसे साथियों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहली अवधारणा है साथियों जेडपीडी, यानी जोन साथियों प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान से साथियों इस लाइन को पढ़िए, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास कहा जाता है। आइए इसको ऐसे समझते हैं साथियों, कोई मान लीजिए बच्चा किसी समस्या का समाधान कर रहा है या किसी बारे में क्या कर रहा है, सीख रहा है। वह यहाँ पर साथियों कार्य कर रहा है। क्या साथियों, यहाँ पर कार्य कर रहा है। और साथियों हमने क्या सोच रखा है कि बालक जो है यहाँ तक क्या कर लेगा, कार्य कर लेगा, यानी यहाँ तक कार्य कर लेगा। व्हाट आई कांट डू, यानी विथ आई कैन डू विथ हेल्प। क्या साथियों, विथ हेल्प। ये होता है साथियों जो हम बच्चा यह कार्य कर लेगा और यहाँ तक ये जो कार्य है वह हेल्प के साथ करेगा, किसी की हेल्प मिल जाएगी तो यह कार्य को कर लेगा। तो ये जो साथियों क्षेत्र होता है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए कि कोई बच्चा किसी समस्या का समाधान कर रहा है, वह बच्चा यहाँ से समस्या समाधान करना शुरू करता है और यहाँ तक करता है। यहाँ पर आकर वह क्या करता है साथियों, अटक जाता है। क्या होता है, अटक जाता है। फिर साथियों कोई बाहर से व्यक्ति आता है, बच्चे को हेल्प देता है। क्या करता है, हेल्प देता है। तो बच्चा इस कार्य को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देता है, यानी जो साथियों इस बिंदु से इस बिंदु तक का कार्य है हेल्प के द्वारा जो किया गया है वह साथियों जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी कहलाता है। इस चीज को आप आई होप समझ गए होंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। साथियों दूसरी इनकी अवधारणा थी पाड़ या ढांचा सहयोग, भी इसको बोला जाता है, और इसके फोल्डिंग इसको इंग्लिश में बोला जाता है। साथियों वयस्कों द्वारा वयस्कों या यम के ओ द्वारा दी जाने वाली सहायता
पाड़ या ढांचा कहलाती है। क्या साथियों, यमकेओ क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो सीखने वाला व्यक्ति है उससे अधिक ज्ञान वाला जो व्यक्ति है वह क्या कहलाता है, यमकेओ कहलाता है। इसके अंतर्गत साथियों अध्यापक भी हो सकते हैं, अभिभावक भी हो सकते हैं और दोस्त भी हो सकते हैं। अभी साथियों मैंने आपको बताया कि इस बिंदु पर बच्चा कार्य करना शुरू करता है और इस बिंदु पर आकर अटक जाता है। फिर साथियों जो बाहरी मदद या हेल्प या संकेत जो दिया जाता है बच्चे को इस बिंदु से इस बिंदु तक आने के लिए, वह साथियों क्या कहलाता है, पाड़ कहलाता है। वह किसके द्वारा दी जाती है साथियों, हेल्प, वह यमकेओ के द्वारा दी जाती है। यमकेओ कौन होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है। इसमें साथियों कोई भी हो सकता है, अध्यापक, आस पड़ोस वाले भी हो सकते हैं, अभिभावक भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है। आप पाड़ और ढांचा को भी समझ गए होंगे। साथियों भाषा के संबंध में इनके क्या विचार थे, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। क्या साथियों, वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा और चिंतन जो होते हैं वह शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आती है। इस पॉइंट को साथियों नोट करिएगा, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्वेश्चन बन जाता है। इससे क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसने कहा कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आती है। और साथियों विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है, यह किसने कहा, यह पियाजे महोदय ने कहा। साथियों भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, यह भी वाइगोत्स्की महोदय ने बताया। साथियों निज संवाद या आंतरिक भाषा के बारे में भी इन्होंने बताया। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं और अर्थात बच्चा स्वयं से बातें करता है। आपने देखा होगा, केवल साथियों ये बच्चे में ही नहीं पाई जाती, आपने बड़ों को भी देखा होगा, वह स्वयं से बातें करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए स्वयं को निर्देशित करते हैं। आपने कई बड़ों पर भी देखा होगा, कभी कभी आप भी करते होंगे। यही होता है साथियों निजवाद या निजी संवाद। साथियों वाइगोत्स्की महोदय का सिद्धांत समाप्त होता है। साथियों अब देखते हैं हम जीन पियाजे महोदय का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यह साथियों बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइगोत्स्की महोदय का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और जीन पियाजे महोदय का भी और आगे कोहलबर्ग महोदय का भी बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन तीनों सिद्धांतों से साथियों 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको साथियों कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी बोला जाता है, इसके साथियों प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे महोदय हैं। साथियों पियाजे का जीवन काल की बात करें यदि तो 1896 से 1980 तक रहा। साथियों यदि आपसे पूछ ले कि जीन पियाजे किस वाद के मनोवैज्ञानिक थे तो ये संरचनावाद के मनोवैज्ञानिक थे। किस वाद के साथियों, संरचनावाद के मनोवैज्ञानिक थे। और साथियों ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। साथियों यदि आपसे पूछ ले कि बताइए जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे तो वह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। हालांकि कभी पूछेगा नहीं आपसे। इस सिद्धांत को साथियों विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथियों जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसका साथियों एक नाम है विकासात्मक सिद्धांत और इसको साथियों अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। अवस्था का सिद्धांत साथियों क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई हैं जो हम साथियों आगे देखने वाले हैं। साथियों पियाजे का सिद्धांत प्रकृति तथा पोषण पर आधारित है। किस पर साथियों, प्रकृति तथा पोषण पर आधारित है। प्रकृति का साथियों मतलब होता है वंशानुक्रम से, किसे साथियों, वंशानुक्रम से, जबकि पोषण का मतलब जो होता है साथियों वो होता है वातावरण से। किसे साथियों, वातावरण से। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रकृति तथा पोषण विवाद किससे संबंधित है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। साथियों पियाजे का जो सिद्धांत था वो मुख्यतः 4 कारकों पर आधारित है। यदि साथियों आपसे पूछे कि बताइए पियाजे का सिद्धांत कितने कारकों पर आधारित है तो 4 कारकों पर आधारित है। वह कौन कौन से कारक हैं साथियों, पहला है परिपक्वता, दूसरा है साथियों बाहरी व सामाजिक जगत के अनुभव, तीसरा है साथियों सक्रियता और चौथा है साम्य धारण। पहला साथियों परिपक्वता, दूसरा बाहरी व सामाजिक जगत के अनुभव, तीसरा कौन साथियों सक्रियता, चौथा कौन साम्य धारण। आगे देखते हैं साथियों पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं या बनाना शुरू कर देते हैं। साथियों पियाजे महोदय का क्या मानना था कि जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होते हैं यानी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वह वस्तुओं के बारे में साथियों जैसे आसपास की उनकी जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में अपने कॉन्सेप्ट, अपने नियम, अपनी संकल्पनाएं स्वयं बनाने लग जाते हैं परिपक्वता के साथ। किसके साथ साथियों, परिपक्वता के साथ, यानी इन्होंने परिपक्वता को महत्व दिया है। पियाजे के अनुसार साथियों बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। कभी कभी साथियों यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए किसने कहा है कि बच्चे
बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो किसने कहा है साथियों? पियाजे महोदय ने कहा है। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। यह कथन पियाजे महोदय का है। आगे देखते हैं साथियों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में शामिल साथियों कुछ मुख्य बातें हैं। पहली बात उन्होंने क्या बताई थी? अनुकूलन, जिसे साथियों इंग्लिश में बोला जाता है एडॉप्टेशन। क्या बोला जाता है साथियों? एडॉप्टेशन बोला जाता है। साथियों वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। साथियों क्या? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। मान लीजिए साथियों आप जो है राजस्थान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं। वहां पर दिन में क्या होती है? भयंकर गर्मी पड़ती है। क्या होती है साथियों? गर्मी पड़ती है। फिर मान लीजिए आप राजस्थान से निकलकर किसी और राज्य में चले जाते हैं, मान लीजिए जम्मू कश्मीर चले जाते हैं। वहां पर क्या होता है साथियों? ठंडक रहती है, हल्का क्या रहती है? ठंडी रहती है। तो आप जम्मू कश्मीर के वातावरण में अपने आप को क्या करते हैं? ढालते हैं। कुछ समय लगता है आपको, इस बीच में साथियों आप बीमार भी हो सकते हैं, ढालते हैं, लेकिन एक समय जब ज़्यादा वक्त आप बिता देते हैं जम्मू कश्मीर में तो आप वहाँ के अनुकूल हो जाते हैं, यानी वहाँ की ठंडी आपके लिए नॉर्मल हो जाती है। यही चीज़ कहलाता है साथियों अपने आप को अनुकूलन करना, अपने आप का, या एक नई परिस्थिति में अपने आप को क्या करना? ढालना वातावरण के अनुसार। आई होप आप अनुकूलन समझ गए होंगे। साथियों इस समय डिजिटल युग चल रहा है, तो उस हिसाब से हम एग्जाम्पल लेते हैं। साथियों जैसे पहले क्या होता था? ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, क्लासें चलती थी, सब कुछ ऑफलाइन चलता था। बच्चे जाते थे घर से, कोचिंग पढ़ते थे और वापस आते थे। अब क्या है साथियों? ऑनलाइन का जमाना है, यानी ऑफलाइन से हम ऑनलाइन में आ गए। कोविड के बाद साथियों हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ गए, जिससे क्या हुआ? अब हम घर बैठे मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी साथियों क्या हो गया? ये ऑफलाइन से ऑनलाइन में आना क्या हो गया? अनुकूलन हो गया। इसकी साथियों दो प्रक्रियाएं जो हैं इन्होंने बताई हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। साथियों पहली है आत्मसातीकरण, जिसे एसिमिलेशन बोला जाता है, और दूसरी है साथियों समायोजन, जिसे एकोमोडेशन बोला जाता है। यानी साथियों अब देखते हैं किसको? आत्मसातीकरण को, जिसको एसिमिलेशन बोला जाता है। साथियों आत्मसातीकरण है, इसको समावेशन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आत्मसातीकरण आपको कई जगह शब्द नहीं मिलता बल्कि समावेशन मिलता है, इसलिए साथियों एसिमिलेशन इंग्लिश में भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। साथियों पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। क्या साथियों? जैसे आपका कोई पूर्व ज्ञान है, मान लीजिए आपने कोई बच्चा है, मान लीजिए आप नहीं, कोई बच्चा है, उसने क्या देखा? काली बिल्ली देखी। क्या देखा साथियों? काली बिल्ली देखी। और फिर उसने क्या किया? सफेद बिल्ली देखी। यानी वह रंग के हिसाब से चीज को, यानी पूर्व ज्ञान उसका क्या था कि बिल्ली काली रंग की होती, फिर उसने सफेद बिल्ली देखी, यानी वो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ रहा है। यानी क्या हुआ साथियों? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, जो आत्मसातीकरण कहलाता है, जिसे समावेशन भी बोला जाता है। इस पॉइंट से भी खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, समायोजन, जिसे एकोमोडेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एकोमोडेशन बोला जाता है साथियों। इसमें पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। साथियों इसमें क्या होता है? बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होता है उसमें बच्चा क्या करता है? परिवर्तन करता है। क्या करता है? परिवर्तन करता है और वातावरण के साथ तालमेल बिठाता है। मान लीजिए साथियों बच्चे ने बकरी देखी, उसने देखा कि बकरी के 4 पैर होते हैं। उसने मान लीजिए अपने पिताजी के साथ जा रहा है, उसने बकरी देखी और पिताजी ने बताया उसके कि बकरी के ये बकरी है, तो वो उसने दिमाग में स्कीमा क्या बना लिया बच्चे ने, पूर्व ज्ञान में, मतलब अपने ज्ञान में एक तरह से अपने कॉन्सेप्ट में बना लिया कि बकरी के साथियों 4 पैर होते हैं। फिर साथियों आगे जाता है बच्चा और देखता है वहां पर कि 4 पैर वाला एक कुत्ता, मतलब कुत्ते के भी 4 ही पैर होते हैं। उसने कुत्ते को देखा तो उसने कहा पिताजी से कि ये बकरी है, परंतु पिताजी ने कहा नहीं ये बकरी नहीं, ये कुत्ता है। तब साथियों उसने क्या किया? अपने पूर्व ज्ञान, उसका पूर्व ज्ञान क्या था कि बकरी के 4 पैर होते हैं, अर्थात कुत्ते के भी 4 पैर हैं, इसलिए यह भी बकरी है। तो उसने क्या किया? परिवर्तन किया अपने स्कीमा में कि कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं और बकरी के भी 4 पैर होते हैं, और उसकी बकरी के सींगे होती हैं परंतु कुत्ते की सींगे नहीं होती। इस प्रकार उसने क्या किया? अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाया, और यह समायोजन कहलाया। साथियों आप इंग्लिश में इसको एकोमोडेशन बोलते हैं, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। एकोमोडेशन में साथियों 2 C आते हैं, यानी चेंज
कॉन्सेप्ट, क्या साथियों, चेंज कॉन्सेप्ट यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन। जबकि साथियों समावेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन यानी सेम स्कीमा या सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पर डबल एस यानी पूर्व ज्ञान में क्या करना है, नए ज्ञान को जोड़ देना है, और जहां डबल सी की बात है वहां पर क्या करना है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना है। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इस स्थिति में पुराने स्कीमा में संशोधन किया जाता है या कोई नया स्कीमा बनाया जाता है। जैसे मैंने अभी साथियों आपको बताया, कुत्ते और माफ करिएगा, बकरी और कुत्ते का एग्जाम्पल लेकर सेम वही बात लिखी हुई है कि इस स्थिति में क्या किया जाता है, पुराना जो स्कीमा होता है उसमें संशोधन किया जाता है या कोई नया स्कीमा बनाया जाता है। स्कीमा क्या होता है साथियों, इसको आइए आगे अभी हम देखेंगे। साथियों अगली इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया, इन्होंने बताया साम्य धारण, जिसे संतुलन बोला जाता है। साथियों संज्ञानात्मक उत्तेजना है, जो साम्य धारण या संतुलन है, यह एक संज्ञानात्मक उत्तेजना है जिसमें व्यक्ति असंतुलन से संतुलन की ओर आता है। किस प्रकार साथियों, असंतुलन से संतुलन की ओर आता है। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। क्या साथियों, इस जो साम्य धारण की प्रक्रिया होती है इसमें बच्चा जो समावेशन होता है या आत्मसातकरण होता है और साथियों जो समायोजन होता है, इनके बीच क्या करता है, बैलेंस बनाता है यानी संतुलन कायम करता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, साम्य धारण कहलाती है। साथियों अब बात कर लेते हैं स्कीमा आखिर होता क्या है। तो साथियों ज्ञान की जो एक इकाई होती है वह स्कीमा कहलाती है। इसके अंतर्गत साथियों जैसे बिल्ली के 4 पैर होते हैं, यह बालक ने स्कीमा बना लिया। कुत्ते के 4 पैर होते हैं, यह एक स्कीमा बन गया। गाय के भी 4 पैर होते हैं, ये एक स्कीमा बन गया। साथियों ये क्या हुआ, ज्ञान की एक इकाई होती है। ये चीज बस आप ध्यान रखिएगा, ज्ञान की एक इकाई। जैसे शेर मांस खाता है, यह भी एक क्या है, ज्ञान की एक इकाई है। हाथी के दांत बड़े होते हैं, यह भी ज्ञान की एक इकाई है, यानी यह एक स्कीमा कहलाया। आई होप साथियों आपको स्कीमा समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथियों पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन साथियों अवस्थाओं से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पियाजे के अनुसार विकास गुणात्मक चरणों में होता है। क्या साथियों, पियाजे के अनुसार विकास गुणात्मक चरणों में होता है। चारों अवस्थाओं में चिंतन का गुण बदल जाता है, ना कि वही गुण आगे की अवस्थाओं में विकसित होता है। क्या इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया कि जो विकास है वो गुणात्मक चरणों में होता है, और जो साथियों अवस्थाएं हैं, प्रत्येक अवस्था में अवस्था दर अवस्था जो चिंतन का गुण होता है वह बदल जाता है। आगे की अवस्थाओं में वह चलता नहीं रहता बल्कि बदल जाता है। गुण जो है बदल जाता है और वही आगे की अवस्थाओं में क्या होने लगता है, विकसित होने लगता है। किस प्रकार विकसित होगा, किस प्रकार बदलेगा, आइए जानते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की आयु के अनुसार निम्न 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी हैं साथियों, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है साथियों, इसे सेंसरी मोटर स्टेज भी बोला जाता है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी साथियों बोला जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की, जिसे साथियों कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक चलती है, इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है। आइए अब एक एक करके इन सभी को पढ़ते हैं। साथियों पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे साथियों सेंसरी मोटर स्टेज भी बोला जाता है। साथियों जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। कब से कब तक की साथियों, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था की कभी कभी एज ग्रुप पूछ लेता है कि कब से कब तक की अवस्था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यहाँ से साथियों सीधा क्वेश्चन बनता है कि बताइए पियाजे के निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। तो किस अवस्था में साथियों, संवेदी पेशी अवस्था में सीखते हैं। इस अवस्था में बच्चे में भाषा का अभाव होता है। इस पॉइंट से भी सीधा क्वेश्चन साथियों बनता है कि बताइए किस अवस्था में बच्चे में भाषा का अभाव होता है। तो साथियों संवेदी पेशी अवस्था में। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से इस स्कीमा का निर्माण करता है। साथियों बात करें प्रत्यक्षीकरण की, तो साथियों प्रत्यक्षीकरण वही होता है जो साथियों हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो या दिखे, उसको हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो साथियों प्रत्यक्षीकरण यानी सामने चीजों को देख कर ही बच्चा स्कीमा का निर्माण करता है। आई होप ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं साथियों।
इसमें साथियों वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। साथियों जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है यानी 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। साथियों वस्तु स्थायित्व की बात करें तो यह क्या है, किसी वस्तु के ओझल हो जाने पर उसे खोज निकालने की क्षमता वस्तु स्थायित्व कहलाती है। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होगा, 0 से 2 वर्ष तक की आयु का बच्चा होगा, आपके घर में होगा, आपने देखा होगा कि जब साथियों आप उसको कोई चीज़ दिखाते हैं, मान लीजिए उसको गेंद दिखाते हैं और फिर गेंद को छुपा देते हैं, तो वह बच्चा उस गेंद को खोज कर निकाल लाता है। और ये खोज कर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, यही साथियों वस्तु स्थायित्व कहलाती है। ये वस्तु स्थायित्व से साथियों क्वेश्चन बनता है, इसमें पूछ लेता है कि बताइए किस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। साथियों 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में पाया जाता है। साथियों बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यह भी बात पियाजे ने कही है, मैंने आपको पीछे भी बताया है। आगे देखते हैं साथियों, दूसरी स्टेज आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है। साथियों ये आयु वर्ग इसका कब से कब तक होता है, तो 2 से 7 वर्ष तक की यह अवस्था होती है। बच्चा प्रत्यक्षीकरण द्वारा जो क्रियाएं करता था वह सभी मानसिक निरूपण के माध्यम से करने में सक्षम हो जाता है। कैसे साथियों, बच्चा अभी जो साथियों 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में आप मैंने बताया था कि प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है, उन सभी क्रियाओं को क्या करने लगता है साथियों, अपने मस्तिष्क में मानसिक निरूपण करने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। परंतु साथियों तर्क का अभाव होता है, लेकिन इस अवस्था में भाषा का उदय हो जाता है। साथियों इस अवस्था में जो बालक होता है उसमें अन्वेषण की क्षमता होती है, जिज्ञासु होता है बालक और सहज चिंतन करने वाला होता है। साथियों जिज्ञासा कैसे होती है बालक में, आपने देखा होगा जो 2 से 7 वर्ष तक का बालक होगा, आप उसके साथ कहीं घूमने जाएंगे तो छोटी छोटी चीजों को देखेगा और उनके बारे में आपसे सवाल करता रहता है। क्या करता रहता है, सवाल करता रहता है, यानी उसको जिज्ञासा रहती है उन चीजों के जानने के बारे में। साथियों इस अवस्था में क्या होता है, जीववाद का गुण पाया जाता है। जीववाद का गुण क्या होता है साथियों, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना क्या कहलाता है, निर्जीववाद कहलाता है। आपने देखा होगा जो 2 से 7 वर्ष तक के बीच के बालक होंगे, बालिकाएं होंगी, साथियों बालिकाएं खासकर जो बालिकाएं होंगी वह आप जानते हैं गुड्डे गुड़ियों के साथ जो बालक बालिकाएं खेलते हैं तो वह उनसे बातें करते हैं, यानी वह उनको सजीव समझते हैं। और ये सजीव समझने का जो गुण होता है यही जीववाद का गुण कहलाता है। आगे देखते हैं साथियों, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। इस लाइन से भी सीधा साथियों क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक लक्ष्य उन्मुख व्यवहार या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। तो साथियों किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है। साथियों केंद्रीयकरण का गुण होता है बालक में, किसी भी वस्तु के एक ही बिंदु पर या गुण का ध्यान केंद्रित करता है, गुण पर ध्यान केंद्रित करता है। साथियों जो बालक होता है, जैसे उसके सामने कोई वस्तु होती है तो वह साथियों उस वस्तु के एक ही बिंदु पर यानी एक ही गुण पर क्या करता है, ध्यान अपना पूरा केंद्रित कर देता है। यही कहलाता है केंद्रीकरण का गुण। साथियों अपलटावी का गुण होता है बालक में। कैसे साथियों, जैसे बालक को हमने बताया 5 + 10 बराबर कितना होता है साथियों, 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। ये हमने बालक को बता दिया और यहीं पर हमने बालक से पूछ लिया कि 10 + 5 कितना होता है, तो बालक नहीं बता पाया। क्यों, क्योंकि साथियों उसमें अपलटावी का गुण होता है, वह चीजों को पलटकर नहीं सोच पाता या नहीं कर पाता। आगे देखते हैं साथियों, अहम केंद्रिता का गुण बालक में पाया जाता है। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। अहम केंद्रिता क्या होती है साथियों, बालक स्वयं पर केंद्रित हो जाता है। एक तरह से यूं कहें कि वह उसको यह लगता है केवल मैं सही हूं, बाकी सब कोई गलत है। यानी इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, सोचना शुरू कर देता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, बाकी सब लोग गलत हैं। वह अपने आप को ही सही ठहराने लगता है। साथियों चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव होता है, यानी साथियों क्रम से बालक चीजों को नहीं सोच पाता या उनके बारे में चिंतन नहीं कर पाता। चिंतन में क्रमबद्धता का क्या होता है, अभाव होता है। आगे देखते हैं साथियों, अब आती है साथियों तीसरी स्टेज, जिसको बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये साथियों 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। कब से कब तक साथियों, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा साथियों सामने रखी हुई चीजों को देखकर उनके विषय पर चिंतन करना शुरू कर देता है। क्या करता है साथियों इस अवस्था में बच्चा, जो सामने उसके वस्तु रखी होती हैं, वस्तु चीजें कुछ भी रखा होता है, उनके विषय में क्या करता है साथियों, चिंतन शुरू कर देता है। तार्किक चिंतन का गुण क्या होता है, आने लगता है। क्या साथियों इस अवस्था में तार्किक चिंतन का गुण बालक के अंदर आने लगता है। तार्किक चिंतन मूर्त अनुभवों तक ही सीमित होता है, यानी तार्किक चिंतन का जो गुण आता है वह साथियों मूर्त अनुभवों तक, यानी जो उसके सामने होंगी चीजें उन्हीं तक ही सीमित होगा।
विकेंद्रीकरण का गुण भी आ जाता है। अब बालक जो है किसी भी वस्तु को देखता है साथियों, तो वह अब उस वस्तु के अनेक बिंदुओं पर सोचना शुरू कर देता है, और जब अनेक बिंदुओं पर बालक सोचना शुरू कर देता है तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकेंद्रीकरण कहलाती है। इस अवस्था में साथियों क्या क्या होता है, आइए एक बार और देख लेते हैं। तार्किक चिंतन आ जाता है, परंतु ये जो तार्किक चिंतन होता है साथियों, यह मूर्त अनुभवों पर ही आधारित होता है। 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है साथियों। इसमें विकेंद्रीकरण का गुण भी बालक में आ जाता है, यानी अनेक बिंदुओं पर बालक जो सोचना है वह शुरू कर देता है। साथियों पलटावी का गुण आ जाता है, यानी जो अपलटावी का गुण था वह बालक के अंदर से चला जाता है और पलटावी का गुण आ जाता है। साथियों 6+10 हम बालक को बताते हैं तो वो बताते हैं 16 होता है, और जब हम बालक से इसमें पूछते हैं 6+10 कितना, 10+6 कितना होगा, तब बालक इसमें बता देता है कि 16 होगा, अर्थात उसमें पलटावी का गुण आ जाता है। चिंतन में साथियों क्या होता है, क्रमबद्धता भी आ जाती है, यानी साथियों जो चीज जिस चीज का अभाव बालक में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, उन सभी चीजों का उदय जो है किसमें हो जाता है, मतलब पूरी तरह से उदय हो जाता है किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें साथियों मूर्त चिंतन का उदय होता है। किस प्रकार के चिंतन का साथियों, मूर्त चिंतन का उदय होता है। साथियों इसमें आगमनात्मक तर्कणा आ जाती है बालक में, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। क्या साथियों, आगमनात्मक तर्कणा क्या कहलाती है, जब बच्चा जो है कोई मान लीजिए सवाल लगा रहा है। किस अवस्था का बच्चा है साथियों, ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था का बच्चा है, अर्थात बालक को मैथ पढ़ाई जाती है। आप मैथ से समझिए, मान लीजिए बालक के सामने कोई उदाहरण दिया जाता है किसी भी सवाल का, उसको बताया जाता है कि 2 धन 1 बराबर 5 होता है, हमने उसको बताया और ये उदाहरण हमने उसको दिया और हमने उससे कहा 1 धन 1 धन 1 धन 2 बराबर कितना होगा, तो वह साथियों इस उदाहरण के माध्यम से तर्क करने लगेगा और बताएगा कि यह भी 5 होता है। ये होता है साथियों आगमनात्मक तर्कणा, यानी पहले उदाहरण देना और उसके आधार पर तर्क करना या आगे की चीजें हल करना, आगमनात्मक तर्कणा कहलाती है। अब बात करते हैं साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, यानी चौथी अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे साथियों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। साथियों 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। कब से कब तक साथियों, 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। साथियों यहां से भी सीधा क्वेश्चन बनता है कि बताइए संज्ञानात्मक विकास की सबसे सर्वोच्च अवस्था कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बच्चा साथियों अमूर्त चिंतन करने लगता है। क्या साथियों, अमूर्त चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। संकल्पना निर्माण का इसमें गुण आ जाता है। संकल्पना यानी साथियों अवधारणाएं निर्माण का इसमें बच्चे में क्या होता है, गुण आ जाता है। वह स्वयं संकल्पनाएं या अवधारणाएं बनाने लग जाता है। निगमनात्मक तर्कणा आ जाती है बालक में। कैसे साथियों, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, यानी साथियों जो नियम और सिद्धांत बने हुए हैं उन पर बालक क्या करने लगता है, तर्क करने लगता है, और यही तर्क करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निगमनात्मक तर्कणा कहलाती है। साथियों गणित के सवालों को दिमाग में ही हल करने लगना, यह निगमनात्मक तर्कणा की एक उदाहरण आप समझ सकते हैं। यह क्या होता है साथियों, दिमाग में ही हल करने लग जाता है। साथियों जीन पियाजे महोदय के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी समाप्त होता है। अब हम साथियों हम देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, यानी साथियों मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। साथियों बात करें नैतिकता की, जिसको साथियों मोरालिटी बोला जाता है, साथियों यह वह गुण है जिससे हम सही और गलत की पहचान करते हैं। कौन सा गुण कहलाता है साथियों, जिससे हम सही व गलत की पहचान करते हैं। समाज में साथियों क्या सही है क्या गलत है, इसकी पहचान करना ही नैतिकता कहलाता है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता के बारे में जानता है, यानी साथियों जो बालक होता है वह अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता, यानी क्या चीजें नैतिक हैं, क्या सही हैं, क्या अनैतिक है, यानी क्या गलत है, इन चीजों के बारे में बच्चा अपने आसपास के सामाजिक परिवेश से ही जानता है। साथियों सामाजिक परिवेश की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है साथियों, सामाजिक परिवेश के अंतर्गत सबसे पहले परिवार आता है। क्या आता है साथियों, परिवार आता है। और साथियों सामाजिकरण की जो प्राथमिक संस्था है वह भी परिवार है। उसके बाद साथियों क्या आता है साथियों, आस पड़ोस का वातावरण आता है। और साथियों परिवार के बाद अन्य आस पड़ोस का वातावरण आता है। फिर साथियों द्वितीयक सामाजिकरण की संस्था क्या कहलाती है, विद्यालय कहलाती है, वह भी सामाजिक परिवेश के अंतर्गत ही आता है। और साथियों जो विद्यालय में बालक नैतिकता का पाठ ज्यादातर सीखता है। आगे देखते हैं साथियों,
कोहल वर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। साथियों, कोहल वर्ग का संबंध किस देश से था? तो कोहल वर्ग का संबंध अमेरिका से था। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं। कोहल वर्ग अपने प्रयोगों में साथियों छोटी छोटी कथाएं सुनाकर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। कोहल वर्ग साथियों प्रयोग कैसे करते थे? ये छोटी छोटी कथाएं बच्चों को सुनाते थे। बच्चों के एक ग्रुप को छोटी छोटी कथाएं सुनाते थे और उनसे उस कथा के संबंध में, नैतिक समस्या के संबंध में प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा सुनाई गई एक कथा साथियों निम्नलिखित है, जो साथियों बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है साथियों हिंज की कहानी। ये कहानी साथियों कुछ इस तरह से है कि यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था। क्या था साथियों? एक तरह का रेडियम था, जो दवा थी, जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। यानी वर्तमान में, तत्काल में ही एक फार्मासिस्ट ने उस दवा की खोज की थी। ये कहानी साथियों कोहल वर्ग बच्चों को सुना रहे हैं। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना पैसे मांग रहा था। यानी साथियों जब हिंज था, जिसकी साथियों जिस औरत की, हिंज की कहानी, जिस औरत की, जिस महिला की साथियों तबीयत खराब थी, उसका पति था हिंज। कौन था साथियों? हिंज। तो जब हिंज साथियों दवाई लेने गया उस दवा फार्मासिस्ट के पास, जिसने उस दवा की खोज की थी वर्तमान में, तो वह उस दवा के खर्चे से भी 10 गुना ज्यादा पैसे हिंज से मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उन सबके पास गया जिससे वह जानता था। यानी साथियों जब उसके पास पैसा नहीं था तो वह सबके पास गया, अपने आस रिश्तेदारों के पास, अपने यार दोस्तों मित्रों के पास, कि पैसा दे दें ताकि इलाज करवाने के लिए पैसा मिल जाए और वह दवा मैं अपनी औरत के लिए ले लूँ। परंतु क्या हुआ? उसे केवल कुछ पैसे ही उधार में मिले, जो कि दवाई के दाम से भी आधे ही थे। आगे देखते हैं साथियों। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे दे। हिंज ने क्या कहा दवाई वाले से, यानी जो फार्मासिस्ट था, कि उसकी पत्नी मरने वाली है, उसे वह दवाई सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी के पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने क्या कर दिया साथियों? मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। क्या किया साथियों? हिंज ने मजबूर होकर, जब साथियों पैसे की बंदोबस्त नहीं हो पाया और उसने दवा देने से मना कर दिया, तब हिंज ने क्या किया? दुकान को तोड़ा और क्या किया? उस दवा को चुरा लिया। इस कहानी के आधार पर कोहल वर्ग ने 2 बातें बताई, जो साथियों निम्नलिखित हैं। पहली है साथियों नैतिक दुविधा, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरी है साथियों नैतिक तर्कणा, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सही और गलत के बारे में फैसला लेने में शामिल प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? नैतिक दुविधा कहा जाता है। उदाहरण के लिए साथियों, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। यह क्या था साथियों? एक नैतिक दुविधा थी हिंज के सामने। नैतिक तर्कणा क्या कहती है? सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने क्या किया? चोरी को चुना। तो साथियों नैतिक दुविधा क्या कहलाई? जो सही और गलत के बारे में फैसला लेने में शामिल एक प्रक्रिया है, क्या सही है क्या गलत है उसके संबंध में फैसला लेने में एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? नैतिक दुविधा कहलाती है। और नैतिक तर्कणा क्या कहलाती है? सही और गलत में से किसी एक को चुन लेना नैतिक तर्कणा कहलाती है। आगे देखते हैं। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण और 6 अवस्थाएं बताई। साथियों कोहल वर्ग ने अपने प्रयोग के बाद नैतिक विकास के 3 चरण बताए और उसकी 6 अवस्थाएं बताई। साथियों पहला चरण क्या था? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, और दूसरा चरण था रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तीसरा चरण था साथियों उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। साथियों जो प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर था, इसके अंतर्गत साथियों दंड और आज्ञा पालन, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता था। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की रूढ़िगत नैतिकता स्तर का एक भाग था, और कानून एवं व्यवस्था भी। इसी प्रकार साथियों रूढ़िगत, जो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर था, इसके अंतर्गत सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता की अवस्था और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था थी। आइए साथियों अब इनको एक एक करके विस्तृत रूप से समझते हैं। साथियों पहला चरण प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यह साथियों 4 वर्ष की उम्र से 10 वर्ष की उम्र तक के बच्चों पर लागू होता है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता क्या होती है? शून्य होती है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए किस अवस्था में बच्चे में नैतिकता का स्तर शून्य होता है। तो साथियों
प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या साथियों पूर्व नैतिकता का स्तर भी इसको बोला जाता है। बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता, यानी जो साथियों 4 से 10 वर्ष तक का बच्चा होगा उसमें नैतिकता शून्य होगी और उसको सही और गलत के बारे में जानकारी नहीं होगी। ऐसा किसने बताया? कोहलवर्ग महोदय ने बताया। साथियों इस अवस्था में नैतिक तरगणना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, यानी साथियों जो नैतिक तरगणना होती है बच्चे की वह दूसरे लोगों के जो मानक होते हैं उनके अनुसार होती है। इस अवस्था को साथियों 2 भागों में कोहलवर्ग ने बांटा। पहली साथियों दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था, दूसरी है साथियों साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। आइए अब इनको एक एक करके देखते हैं। साथियों बात करें दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था को, तो इसमें साथियों इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? बच्चों में नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। इस अवस्था में साथियों क्या होता है? जो बच्चों की नैतिकता होती है वह सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। यानी अतः बच्चों ने क्या कहा, इस अवस्था के बच्चों ने क्या कहा, क्या उत्तर दिया जब हिंज की कहानी के संबंध में कोहलवर्ग ने क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने बताया कि अतः बच्चों ने क्या कहा कि अगर हिंज ने चोरी की तो उसको सजा मिलेगी। क्या मिलेगी साथियों? सजा मिलेगी। मतलब हिंज ने चोरी करना पाप है, बच्चे ये मानते हैं, अर्थात चोरी हिंज ने की, वह गलत किया, इसलिए उसको सजा मिलेगी। यह उत्तर किसका आया? बच्चों का आया, जिसके आधार पर उन्होंने दंड और आज्ञा पालन की अवस्था की बारे में बताया। आगे देखते हैं साथियों साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसा की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें जैसा व्यवहार कोई बच्चे के साथ करेगा वैसा भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। यानी साथियों इस अवस्था में क्या है कि अगर बच्चे, इस अवस्था को साथियों जैसे को तैसा अवस्था क्यों कहा जाता है? कि इस अवस्था के जो बच्चे होंगे उस बच्चों के साथ जैसा व्यवहार जो कोई करेगा बच्चा भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। उदाहरण के लिए आप इस प्रकार से समझिए, जब आप देखते होंगे जब स्कूल में बच्चे होते हैं उनको आप देखते होंगे कि अगर किसी बच्चे ने किसी बच्चे की किताब फाड़ दी या पेंसिल तोड़ दी तो वह बच्चा भी बदले में उस बच्चे की किताब फाड़ देता है या पेंसिल तोड़ देता है। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की किताब फाड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी किताब फाड़ दी, यानी जैसे को तैसा की अवस्था, इसलिए इसको कहा गया है। अब साथियों देखते हैं चरण नंबर 2, जिसको साथियों रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहा गया है, या इसको साथियों परंपरागत नैतिकता का स्तर भी कहा जाता है। क्या साथियों? परंपरागत नैतिकता का स्तर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। इस अवस्था में बच्चा, साथियों यह जो अवस्था है यह 10 वर्ष से 13 वर्ष तक चलने वाली अवस्था है। कब से साथियों? 10 वर्ष से 13 वर्ष तक चलने वाली अवस्था है। इस अवस्था में साथियों बच्चा दूसरे लोगों के गुणों या मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। क्या करता है साथियों इस अवस्था में बच्चा? जो दूसरे लोगों के गुण होते हैं, मानक होते हैं, उनको अपने अंदर क्या करता है? समावेशित कर लेता है। समावेशित गुणों के आधार पर वह सही व गलत के निर्णयों का फैसला करता है या निर्णय करता है। मतलब साथियों जैसे दूसरे के मानक हैं कि चोरी करना गलत बात है, तो बच्चा भी इस चीज को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा कि चोरी करना गलत बात है और इसी के आधार पर वह क्या करेगा? निर्णय लेगा गलत और सही का। इस अवस्था को भी साथियों 2 भागों में बांटा गया है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था, दूसरी है साथियों कानून एवं व्यवस्था की अवस्था। आइए देखते हैं पहली अवस्था, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था में क्या होता है साथियों? इस अवस्था में बच्चों में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है। यहां से साथियों सीधा आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए किस अवस्था के बच्चे एक दूसरे से सम्मान पाने की या सम्मान करने की भावना रखते हैं? तो साथियों अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था के बच्चे भावना रखते हैं। किस चीज की? अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अवस्था के बच्चे किस चीज की भावना रखते हैं? सम्मान की भावना रखते हैं। दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा जाहिर करते हैं। यानी साथियों आप देखेंगे जब छोटा बच्चा, कोई बच्चा होगा 10 से 13 वर्ष की आयु का बच्चा होगा, आपके घर में होगा, तो साथियों आप ही रहे होंगे जब, तो आप थोड़ा याद करिए जब आप कोई कार्य करते होंगे तो आपके यदि पेरेंट्स हैं, कोई आया है आपके घर में, मामा चाचा कोई भी, उन्होंने आपकी थोड़ा क्या की? तारीफ की कि आपने यह बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लड़का है, तो आपको बहुत अंदर से अच्छा फील होता है। ये साथियों वही अवस्था है, इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था इसीलिए नाम दिया गया है। यदि कोई आपकी तारीफ करता है, आपको अच्छा बोलता है तो आपको अच्छा लगता है, यानी आपको सम्मान की अनुभूति होती है। यानी कोई यदि आपसे अच्छे से बात करता है तो आपको अच्छा लगता है। आगे देखते हैं साथियों
नियम कानून एवं व्यवस्था की अवस्था। साथियों इसकी दूसरी अवस्था क्या है? नियम कानून एवं व्यवस्था की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति क्या होते हैं? जागरूक होते हैं। साथियों दूसरी अवस्था के बच्चे क्या होते हैं? नियम और जो व्यवस्था होगी, जो कानून होंगे, उसके प्रति क्या होंगे? जागरूक हो जाएंगे एवं नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति क्या होते हैं? जवाबदेह भी हो जाते हैं। साथियों उदाहरण इसको इस प्रकार से देखिए। साथियों दीपक और राजू, दीपक जो है राजू आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो दीपक राजू से क्या कहता है कि मोहन के पापा ने रेड लाइट को पार किया, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं रेड लाइट पार नहीं करता। यानी जो मोहन के पापा थे उन्होंने क्या किया साथियों? नियम तोड़े, इसलिए क्या हुआ? उनका एक्सीडेंट हो गया। यानी क्या हुआ साथियों? एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं रेड लाइट पार नहीं करता, यानी मैं नियम नहीं तोड़ता। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। साथियों तीसरा चरण आता है रूढ़िगत, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या साथियों उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर भी इसको बोला जाता है। और यह साथियों 13 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में देखा जाता है। इस अवस्था में बच्चों में साथियों नैतिक आचरण संपूर्ण रूप से आंतरिक नियंत्रण में होता है। यानी साथियों जो बच्चों का नैतिक आचरण होगा, नैतिक व्यवहार होगा, वह क्या होगा? आंतरिक नियंत्रण में होगा, यानी स्वयं के नियंत्रण में होगा। वह स्वयं अपने आप से ही क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला करते हैं। यह नैतिकता का साथियों सबसे उच्च स्तर माना जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बताइए कोहल वर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे नैतिकता का सबसे उच्च स्तर कौन सा है, और आपको ऑप्शन दे देगा परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, इस प्रकार से आपसे पूछ लेगा। तो साथियों कौन सा? उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या साथियों इसको उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर भी बोला जाता है। यह साथियों नैतिकता का सबसे उच्च स्तर कहलाता है। इस अवस्था में फैसले बालक स्वयं लेता है। क्या करता है साथियों? जो फैसले होंगे सही और गलत के, उनके फैसले क्या करेगा? बालक स्वयं लेगा कि क्या सही है क्या गलत है। इस अवस्था को भी साथियों कितने? 2 भागों में बांटा गया है। पहली है साथियों सामाजिक अनुबंध उन्मुखता की अवस्था, और दूसरी है सार्वभौमिक नैतिकता की, नैतिक सिद्धांत की अवस्था या नैतिकता की अवस्था। साथियों ये दोनों ही अवस्थाएं बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। साथियों पहली है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। क्या करते हैं साथियों? इस अवस्था में जो बच्चे होंगे वो वही करते हैं जो उनको स्वयं को सही लगता है। वह यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए, लोगों के भले के लिए बनाए गए हैं। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है किस अवस्था के बच्चे यह मानते हैं कि जो नियम और कानून होते हैं वह लोगों के भले के लिए होते हैं। और साथियों वह यह भी मानते हैं कि जिन नियमों से लोगों का भला ना हो बल्कि नुकसान हो, उन नियमों को क्या करना चाहिए? तोड़ देना चाहिए। किस अवस्था के बच्चे मानते हैं? सामाजिक अनुबंध उन्मुखता की अवस्था के बच्चे मानते हैं कि जिन नियमों से लोगों का भला ना हो, उन नियमों को क्या करना चाहिए? तोड़ देना चाहिए। साथियों उदाहरण इस प्रकार से समझिए। इस अवस्था के बच्चों ने जब हिंद की कहानी के संबंध में कोहल वर्ग ने क्वेश्चन किया, तो इस अवस्था के बच्चों ने क्या कहा साथियों? हिंद ने दवा चोरी की क्योंकि उसकी पत्नी की जान खतरे में थी। यहां पर नियमों से महत्वपूर्ण हिंद की पत्नी की क्या थी? जान थी। यानी सामाजिकता पर पूरी तरह से बच्चों का जो जवाब था वह आधारित था। इसलिए साथियों इसको क्या कहा गया? सामाजिक अनुबंध उन्मुखता की अवस्था। साथियों आप भी समझिए, यह सामाजिकता के रूप में आप यदि इसको सोचेंगे तो हिंद का चोरी करना एकदम सही था क्योंकि उसकी पत्नी की जान खतरे में थी। इसलिए यह साथियों सामाजिकता से जुड़ा हुआ कहलाया। यह क्या कहलाया? यह सामाजिकता अनुबंध से जुड़ी हुई अवस्था कहलाई। आगे देखते हैं साथियों सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था। इस अवस्था में बालक दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के विचारों के अनुसार क्या करता है? व्यवहार करते हैं। साथियों सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की जो अवस्था होती है, इस अवस्था के जो बालक होंगे वह दूसरों के विचार से नहीं बल्कि अपने खुद के विचारों के अनुसार क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। इसमें बालक दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। क्या साथियों? दूसरों के फायदे के लिए बच्चे अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। यह है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।